नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुणाचल प्रदेश की 3 दिवसीय दौरे पर ईटानगर पहुंचे। राजभवन हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पी.डी. सोना और सांसद तापिर गाव ने किया स्वागत। लोकसभा अध्यक्ष 18वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक। केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का किया आग्रह। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार न्यायालय और इसकी प्रतिष्ठा का करती है सम्मान। वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोहित जिले के तेजू के पास न्यू डांगलॉट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। इस योजना के लाभार्थी माचिको क्री ने कहा, स्प्रिंकलर से 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय के बागान, सब्जी की खेती की सिंचाई के साथ ही घरेलू उपयोग में भी हो रहा लाभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुणाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज ईटानगर पहुंचे। राजभवन हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते और सांसद तापिर गाव ने गर्मजोशी से किया स्वागत। श्री बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा दोरजी खांडू ऑडिटोरियम में आयोजित 18वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इंडिया रीजन जोन 3 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना 18वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इंडिया रीजन जोन 3 के वार्षिक सम्मेलन से संबंधित कॉन्फ्रेंस किट मुख्यमंत्री पेमा खांडू को प्रदान किया। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ने इस किट्स को स्वीकार करते हुए कहा कि यह सम्मेलन पूरी तरह से पेपरलेस होगा और ई मीटिंग के लिए जरूरी किट्स राज्य विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सचिवालय पेपरलेस कामकाज की तरफ हर दिन एक नए कदम बढ़ा रहा है। श्री खांडू ने इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की। उच्चतम न्यायालय ने आज आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो लोग पहले से ही भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत जेल में हैं, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों में जा सकते हैं। ये भी आदेश दिया गया है कि यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो याचिकाकर्ता राहत के लिए अदालत जाने के लिए स्वतंत्र है। ये निर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इधर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार न्यायालय और इसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करती है। श्री रिजिजू देशद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन पर मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और न्यायालय को इस बारे में जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा है और सभी को हर तरह से इसका सम्मान करना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भारत के संविधान के साथ साथ कानूनों का भी सम्मान करें। वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोहित जिले के तेजू के पास न्यू डांगलाट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्थापित स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का जायजा लिया। उन्होंने इस योजना की लाभार्थी माचिको क्री से बातचीत की। करीब 8,60,000 रुपये की लागत से स्थापित ये स्प्रिंकलर 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय के बागान, सब्जी की खेती की सिंचाई के साथ ही घरेलू उपयोग में लाया जा रहा है।
ये स्कीम दिया है, जितना भी खेती में सोलर पंप दिया है, हम लोग यहाँ बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे तेजू MLA सर श्री कारोकरी सर ने स्कीम डाला है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा ये खेती वालों के लिए ऐसे काम किया है, और इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ईटानगर राजधानी क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना को समय पर पूरा कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण प्रगति पर है और स्ट्रीट लाइट के चार्जिंग का ट्रायल चल रहा है। गौरतलब है कि इस परियोजना को अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। NSCN-KYA ने लोंगडिंग जिले के लाक्सिम विलेज के गांव बुरा नाफो बोहाम को सुरक्षित छोड़ दिया है। 7 मई की रात को NSCN-KYA के कैडर्स ने नाफो बोहाम को अपहरण कर लिया था। सुरक्षा बलों और जनता के दबाव में इस उग्रवादी संगठन ने उन्हें छोड़ दिया। ग्रामीणों ने लोंगडिंग जिले के बानफेरा गांव तक उन्हें पहुंचाया, जहां अरुणाचल पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया। इससे परिवार के साथ ही आम लोगों में खुशी का माहौल है। ईस्ट कामेंग जिला पुलिस सेपाक स्कूली छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए जागरूकता अभियान एक नई दिशा चला रही है। इसके तहत नशे की लत, सड़क सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी के विषय में छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। मार्च और अप्रैल महीने में ईस्ट कामेंग पुलिस ने 6 स्कूलों को 552 छात्रों को इन विषयों में जागरूक किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में एक नई दिशा अभियान की सराहना करते हुए इसे ह्यूमन पुलिसिंग का जरूरी हिस्सा बताते हुए ईस्ट कामेंग पुलिस की सराहना की। पाक्के केसांग जिले में वनस्पति की 2 नई प्रजातियों का पता चला है। बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन प्रजातियों का नाम लिसियोनोटस मियोनिसिस रखा है। अपने एक ट्वीट में बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि वनस्पतियों से फूल निकलने का अध्ययन करने के लिए कई प्रकार की वनस्पतियों को इकट्ठा किया गया था। इसी दौरान लिसियोनोटस के बारे में पता चला है और इसकी विशेषता यह है कि इसके पत्ते घने होते हैं और 3 से 6 फूल निकलते हैं। ईटानगर में वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन अग्नि मित्रा ने वाइल्ड लाइफ क्राइम के मामलों में तलाशी, बरामदगी और अदालतों में कार्रवाई के बारे में विशेषज्ञों से चर्चा की और फील्ड एक्सपीरियंस के साथ ही इस विषय पर कार्यशाला में शामिल सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। गालो कल्याण सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मिंग लोई की याद में आज राज्य भर में रक्तदान शिविर लगाया गया। ईटानगर के RK मिशन अस्पताल और दापोरिजो के तादाक दुलम जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान से जुड़ी लोगों में भ्रांतियों को दूर करने और इससे होने वाले लाभ के बारे में जागरूक किया गया। नमसाई जिले के नोमखोम में मंगलवार को नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत लोगों से नशे के सेवन न करने और इसकी तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम में सहयोग करने की अपील की गई। डिपुरी SP के दिरची ने लोगों से गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने और मादक पदार्थों की खेती न करने की भी अपील की। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी आसफ अली को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली के पति थे। वो अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत भी थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। आसफ अली 1920 के दशक के आरंभ में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता करने के लिए अपने कानूनी कौशल का प्रयोग किया।
अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का बचाव आसफ अली ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली को भी जेल की सजा मिली और उन्हें अहमदनगर किले की जेल में रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद आसफ अली अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री के रूप में आसफ अली ने पहला काम ये किया कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी के रूप में पीने के पानी की अलग अलग व्यवस्था खत्म कर दी। व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन में आसफ अली धार्मिक भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर रहे। महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में भी आसफ अली का सम्मान किया जाता है। उन्हें 1948 और 1951 में 2 बार ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई और अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। 2 अप्रैल 1953 को आसफ अली का निधन हो गया। आसफ अली को हमारा सादर नमन। हाल ही में मणिपुर में आयोजित हुए नॉर्थ ईस्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक हासिल करने वाले अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के सम्मान में मंगलवार को ईटानगर में अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पे नॉर्थ ईस्ट रीजनल जो मीट हुआ है, ये आप लोगों को एक मौका दिया। इस मौका का आप लोगों ने भरपूर पार्टिसिपेट किया और इतना लंबा मेडल लिया है। We have won around 17 medals. With the zeal of work to achieve or to take our privilege in the national or international, we are trying to in our Northeast one. So it's the first time we are tackle the champion of the Northeast is Manipur, and we come second. But we assure you, sir, in near future, our boxer will definitely win the champion trophy in future Northeast championship. तुरंत खोना नहीं है, क्योंकि टाउन में आप लोग बिगड़ने का स्पोर्ट्स और जो भी हो बहुत ज़्यादा चांस रहता है। बिगड़ना नहीं है, बरकरार रहिए और मिशन 24 के लिए अभी से आप लोग लगे रहिए। हमारा कोच लोग एसोसिएशन लोग उस डायरेक्शन में अभी काम कीजिए। एक मिशन जील में टारगेट लेके कीजिए। 24 में हम लोगों को जैसे भी करके मेडल मिलना है बोल के उस मिशन में काम कीजिए। और उस मिशन के लिए मैं गवर्नमेंट से फंड मांग रहा हूँ और उसको इसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।